हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध के उत्कर्ष के बाद जिन जिन राजवंशों का उदय हुआ उनके बारे में भी आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आए थे हर्यक वंश, फिर आए शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश से संबंधित हमारी दो वीडियोस आएंगी। पहली वीडियो में हम इन राजाओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनके जो मतलब प्रशासन और जो इनके जो धर्म के रिलेटेड जो भी इनके कार्य हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पहली वीडियो जो इन राजाओं के बारे में है हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अगर इनको काफी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जो कि एनसीईआरटी की बुक्स या फिर लूसेंट की जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे फिलहाल हम इसके जरिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो भी मटे हम सारी कवर कर लेंगे। अगर अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि मौर्य वंश का जो एक समय काल है वो जो कि लिखा हुआ है 322 बीसी से 185 बीसी, जो कि इसका समय काल था। तो मौर्य वंश की जो जानकारी के स्रोत जो कि लिखा हुआ है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत है जो हमें प्राप्त हुए साहित्यक और पुरातात्विक, ये दोनों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि साहित्यक में हम जैसे कि जो बुक्स जो हमें प्राप्त हुई है मतलब उनसे जो साहित्यक जो जानकारी हमें प्राप्त होती है जिनमें कि अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षर और बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ, जो भी इनसे हमें जो साहित्यक जो कि मौर्य वंश से संबंधित जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके इधर पुरातात्विक स्रोतों से जो हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है उनमें से जैसे कि अशोक अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृद भांड, जूनागढ़ अभिलेख आदि, इन सभी से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो इनके साहित्यक स्रोत जिससे कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है उनमें सबसे पहले है अर्थशास्त्र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र जिसमें कि आपको पता ही है कि चाणक्य जिन्हें कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जो मतलब इनके पुस्तक में जो हमें मौर्य वंश की राजनीतिक विषय और लोक प्रशासन से संबंधित जो विषय है वो इससे हमें प्राप्त, लोक प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है वो इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमें सप्ताहक सिद्धांत जो कि 7 सिद्धांत जो कि हमें राजा को जो एक 7 सिद्धांतों के बारे में दिए गए हैं जो उसके संबंधी जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी अर्थशास्त्र से। तो इससे ही पता चलता है कि राजा के पास जो अपने प्रशासन कैसे चलाता था या करता था वो राजनीतिक विषयों से संबंधित जो राजा का प्रशासन होता था उससे हमें जो जानकारी है वो अर्थशास्त्र से ही प्राप्त हुई है कि मतलब मौर्य काल में कैसे मतलब राजा अपना प्रशासन चलाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक विषयों से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो की बात की है वो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य जिनको चाणक्य जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया है। तो अर्थशास्त्र जो उनकी रचना है तो उससे हमें प्राप्त होती है जो राजनीतिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक जो अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य वंश की राजनीतिक विषयों और जो लोक प्रशासन से संबंधित जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंडिका स्टूडेंट्स, आपको पता ही इंडिका का नाम लेते हैं हमें नाम याद आता है जो कि यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में था। यूनानी वो था जो दार्शनिक था वो क्या था, उसका नाम मेगास्थनीज इंडिका से संबंधित इसने पुस्तक लिखी है। हालांकि ये अपने मूल रूप में नहीं है लेकिन फिर भी हमें इससे जो कि इसके सामाजिक और जो इसके प्रशासन से संबंधित जो भी हमें इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि सामाजिक नीति जो समाज से संबंधित और लोग प्रशासन से संबंधित जो भी इससे भी हमें इंडिका से जो मैगजीन्स की रचना है उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम इसकी बात करते हैं पुराण में स्टूडेंट्स जैसे कि पुराण और जो ग्रंथ होते हैं जैसे बौद्ध ग्रंथ जैसे जैन ग्रंथ, ये भी मैंने नाम लिखा है, इन दोनों का एक साथ ही बता रहा हूं। पुराणों में जैसे कि बौद्ध ग्रंथों जैन ग्रंथों से भी हमें जो कि मौर्य वंश से संबंधित जो हमें
मतलब इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे भी हमें, इन दोनों से भी हमें बौद्ध ग्रंथों, ज्ञान ग्रंथों, पुराणों से भी हमें मौर्य वंश से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ने बताया हुआ है कि जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, जो कि घनानंद, वो क्या करता है कि चाणक्य को, जो कि वो अपने दरबार से बेइज्जत करके, मतलब कि अपमानित करके बाहर निकाल देता है। फिर वो चंद्रगुप्त को मतलब कि वो शिक्षा देता है, राजनीति शिक्षा दे के वो इन पे मतलब कि इस पे आक्रमण करने के लिए लेके आता है, और किस तरीके से वो अपनी कूटनीति अपनी चला के, मतलब अपनी रणनीति से वो इसको मतलब कि हरा देता है और इसकी हत्या कर देता है चंद्रगुप्त की सहायता से। तो इसमें जो सारी मुद्रा राक्षस में ही वो चाणक्य की कूटनीति, रणनीति के बारे में, और जैसे कैसे घनानंद मतलब कि नंद वंश का अंत किया, तो इसमें मुद्रा राक्षस में उसका पूरा तरह से बताया गया है। तो मुद्रा राक्षस के बारे में भी आपको विशाखदत्त की रचना है, और जिसमें घनानंद जो कि अंतिम शासक है, किस तरीके से चाणक्य की कुटिल नीति की वजह से और मतलब चंद्रगुप्त की मौर्य की सहायता की से इसने कैसे मतलब नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसमें मुद्रा राक्षस में बताया गया है। तो ये तो थे इसके जो साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आते हैं अशोक के अभिलेख। स्टूडेंट्स, अशोक के अभिलेख मतलब कि अशोक ने जो अपने पढ़ाई होगा, अशोक ने अपनी धर्म की नीति जो किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए काफी अभिलेख बना मतलब कि खुदवा बनाए हुए थे। उसमें मतलब अक्षर बहुत कुछ खुदवा रखा था। तो जो भी मतलब कि अशोक के अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ आदि से हमें जो मतलब कि मौर्य वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेख से हमें अशोक के धर्म की नीति, अशोक के अपना वहां की कला एवं संस्कृति, जो साहित्य कला थी, उसकी भी हमें लिपि का ज्ञान भी हमें जो भी हमें यहीं से ही पता चलता है कि अशोक के अभिलेख, क्योंकि वहां पे जो अक्षर खुदे हुए थे उससे पता चला था कि वहां की कला व लिपि के बारे में, अशोक के मतलब कि जो कार्य किए है, उसने धर्म के प्रचार के कार्य किए, तो सारी जानकारी मतलब हमें प्राप्त हुई थी मौर्य साम्राज्य से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित। इसके अलावा भवन, स्तूप, गुफा, मृत भांड आदि से भी मतलब की जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि मैं भवन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि भवन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था काफी बड़ा था, तो इस साम्राज्य विस्तार में इसके जो भवन थे मतलब कि जो महल थे काफी बड़े बड़े थे। तो उस जिसका वर्णन, जिसके कुछ अवशेष पढ़ना है पाटलिपुत्र से हमें इसके कुछ अवशेष मिलते हैं। तो इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स इसके साहित्य का पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे हम जैसे कि बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो स्थापना के बारे में वही आप जैसे कि लिखा हुआ है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यही जो सेम बात होगी जो मैंने आपको विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में भी बताया था, और इससे पहले भी वीडियो में बताया कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसको मतलब कि पराजित करके उसके बाद उसके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि उसने नंद वंश का अंत कर दिया था। और चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु में, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश शासक को हराया। मतलब कि यही इसने वहां राजनीतिक जो नीतियां मतलब इसी से चाणक्य से प्राप्त की थी। तो इसी की सहायता से मतलब कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त का साथ और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मतलब जैसे नंद वंश को जो घनानंद था उसको हराया और वहां पे अपने मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये इसकी स्थापना से संबंधित, जिससे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद कह रहे हो चाणक्य ने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में मिलाया और उसको अपनी राजनीतिक शिक्षा दी, और किस तरह से उसने नंद वंश के घनानंद पर आक्रमण किया, उसको पराजित कर उसकी हत्या कर दी और अपने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसके मौर्य वंश से संबंधित जो कि आपको मैंने बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसके राजाओं के बारे में। तो राजाओं में जो जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनके बारे में मौर्य वंश में बात की गई है, तो उनमें है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट, बिंदुसार,
जिनके बारे में बात की गई, और उसके अलावा जो कि अशोक है, जो इनके जो 3 महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में बात की गई, और उसके अलावा जो इसके अंत में बताया गया था जो इनके राजा थे वृत्रथ। बाकी बीच के में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट, जिनके बारे में बात होती है तो उन राजाओं के बारे में बताया गया। तो आप चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनका समय काल था 322 बीसी से 298 बीसी, जो कि एक काफी लंबा समय काल ही था। तो जो इन्होंने कार्य किए तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके 322 बीसी से 298 बीसी। तो हम बात करते हैं इन्हें सबसे पहले बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया, ठीक है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण आदि में उसे शूद्र कहा गया। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में इसको क्षत्रिय कहा गया, और वहीं पे मुद्रा राक्षस और पुराण आदि में इसे शूद्र कहा गया। तो इसलिए इतिहासकारों में जो थे मतलब कि इसमें मतभेद था। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में तो इसको मतलब क्या दिया गया क्षत्रिय, और उधर उल्टी दूसरी तरफ मुद्रा राक्षस पुराण में इसे शूद्र कहा गया। तो ये आपसे एक मतभेद था। इसके अलावा जस्टिस और स्ट्रेपो, इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि जो कि यूनानी थे, जो कि अभी भारत जिनका मतलब भारत के दरबार से संबंधित, जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में मैं आपको बताया था कि चंद्रगुप्त अपने दरबार में ले आया था। तो कुछ यूनानी जो राजदूत थे कह लीजिए या दार्शनिक थे, जिनका संबंध अब भारत से ही था, तो उनमें जैसे कि बात करते हैं जस्टिस एंड स्ट्रेपो, उन्होंने एक नाम दिया था सेंड्रोकोटस। वहीं पे एपियन और प्लूटार्क ने नाम दिया था एंड्रोकोटस। एक जो ये नाम दिया था सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इसके बारे में ये था कि ये नाम किसके लिए दिया गया है और ये क्या है नाम, मतलब क्या नाम दिया गया है, तो इसके बारे में पता नहीं चल रहा था ये किसके लिए दिया गया है। तो चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स ने। इसके बारे में आपको मैं पहले बाद में बताता हूं। तो जो ये नाम आया था इसके लिए काफी मत मतलब किसके लिए दिया गया पता ही नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले जो कि 1784 ईस्वी में जो कि एक एशियाटिक सोसाइटी, एक एशियाटिक सोसाइटी बनी, जिसमें कि विलियम जोन्स ने उस समय बताया कि ये जो नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया है। तो उस समय विलियम जोन्स, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि विलियम जोन्स ने बताया था कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो कि दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो आपने ये याद रखना है। जस्टिस स्ट्रेपो और प्लूटार्क ने इन्होंने सेंड्रोकोटस और इन्होंने एंड्रोकोटस, और पहचान 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी जो बनी थी उससे विलियम जोन्स ने बताया था कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने घनानंद को जैसे कि हराया था, तो हराने के बाद इन्होंने अपने राज्य विस्तार के बारे में सोचा, और मतलब कि अपना राज्य विस्तार करते गए, और इन्होंने अपना साम्राज्य इतना विशाल मतलब इतना विस्तार बढ़ा लिया था कि इसने अपने राज्य को बहुत मतलब कि ना भारत में भी सबसे बड़ा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना दिया था। तो इनका जो साम्राज्य था वो पश्चिम में ईरान के बाद अफगानिस्तान से लेकर के मतलब कि बंगाल की सीमा तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के मतलब दक्षिण में कर्नाटक तक, मतलब इतना लंबा मतलब इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। मतलब ये पहले ऐसे मतलब कह सकते हैं सम्राट थे कि इन्होंने एकीकरण का मतलब कि एकीकरण किया था इतने बड़े साम्राज्य का, मतलब एकत्र करने का प्रयास किया था। और जब भी एकीकरण का बात आएगा तो अब इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जरूर नाम आएगा कि एकीकरण मतलब एकत्र करने का जिन्होंने प्रयास किया था इतने बड़े साम्राज्य को, मतलब कि एक ही वंश का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिया, मतलब विस्तार कर दिया था अपने साम्राज्य का। तो एकीकरण के लिए इनका नाम जोड़ लिया गया। और दूसरी बात, इनको जो कि केंद्रीकृत, अगर केंद्रीकृत किया था मतलब कि केंद्रीकृत का मतलब का भी नाम आता है कि अगर केंद्रीकृत किसने किया था मतलब इतने बड़े साम्राज्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनको इतने बड़े साम्राज्य को इन्होंने केंद्रीकृत किया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इतने साम्राज्य को एकत्र करना और इसको केंद्रीकृत मतलब चलाना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ये है जो इनका सेल्यूकस से युद्ध हुआ था। तो अब हम बात करते हैं सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस से युद्ध इनका 305 बीसी में हुआ था। सेल्यूकस के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं
जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिकंदर के बारे में। सिकंदर जिसने कि भारत का साम्राज्य, बहुत सारा साम्राज्य जीतने के बाद मतलब कि अपना विस्तार, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के बाद वो अब वापस लौट रहा था अपने ही देश में, मतलब कि तो जो लौटने से पहले ना उसने सेल्यूकस को तक्षशिला राज्य का, मतलब कि तक्षशिला जो राज्य था उसका राजा बनाया, घोषित किया, मतलब राजा बनाया। तो उस समय सेल्यूकस को जो था उसको उत्तर पश्चिम सीमा में जो तक्षशिला था तो उसका वहां का उसे राजा, उत्तर पश्चिम सीमा जो उसके हाथ में दी गई, उत्तर पश्चिम एरिया का जो राजा था वो सेल्यूकस को बनाया गया। तो वो वहां का तक्षशिला का जो राज था वो सेल्यूकस के हाथ में था, मतलब हक में था, जो कि सिकंदर उसको बना के गया था जाने से पहले। तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और जिससे इनकी एक संधि हुई। जो संधि की जो शर्तें थी, जो उनमें 2-3 जो एक महत्वपूर्ण शर्तें थी जो उन्होंने माननी थी, वो क्या थी? एक तो जो था मेगास्थनीज, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि इंडिका नामक जो पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त जो सेल्यूकस से चंद्रगुप्त जिसे अपने दरबार में ले गया था। इसके अलावा उसने जो 500 हाथी थे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दान में दिए थे, 500 हाथी। इसके अलावा जो हेलेना जो कि सेल्यूकस की बेटी थी, जो एक अपनी बेटी का विवाह उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। एक वैवाहिक संबंध जिसने बनाए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ बनाए थे। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने जो कि काबुल, कंधार और हेरात और मकरान के जो क्षेत्र थे, मतलब जो राज्य थे, मतलब काबुल, कंधार, मकरान और अपना हेरात के जो क्षेत्र थे वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो ये इनकी जो एक संधि हुई थी, जिसके युद्ध का जो ये परिणाम निकला। इसके बाद हम बात करते हैं कि जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला। तो इसमें जस्टिन प्लूटार्क ने कहा कि जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी विजय के लिए मतलब 6 लाख सेना के साथ ना इसने पूरे भारत को रौंद डाला था। तो किसने कहा था? इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जस्टिन एंड प्लूटार्क ने 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला था। उसके बाद इसने एक और बात की जस्टिन ने कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया गया है अपनी पुस्तक में कहा है। लेकिन इसके लिए इतिहासकार मतभेद है। इसमें पता क्या था स्टूडेंट्स, कि उन्होंने ये कहा था कि जब अपना चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के साथ मतलब कि युद्ध करने गया था, उसने सिकंदर से सहायता मांगी थी। तो इसके लिए इतिहासकार मतलब इसको नहीं मानते, इसको गलत मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यही जस्टिन है जिसने बात की थी 6 लाख सेना के साथ रौंद डाला, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये इतना वो नहीं है, लेकिन इसने बात जुड़ गई कि इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन, तो इसके लिए इतिहासकार सहमत नहीं है। आगे हम बात करते हैं 298 बीसी में श्रवण बेलगोला में सलेखन संथरा प्रदिति द्वारा मृत्यु। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि जो भद्रबाहु थे, जो कि एक दिगंबर परंपरा से थे और जैन धर्म के मतलब कि जैन धर्म की शाखा के वो हेड थे। जैन धर्म की शाखा के जो हेड थे मतलब भद्रबाहु, वो श्रवण बेलगोला गए, जिसमें अपना चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ में गए थे। तो वहां पे उन्होंने सलेखन अर्थात संथरा प्रदिति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आप ये याद रख सकते हैं उन्होंने किस प्रदिति द्वारा, सलेखन और संथरा प्रदिति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, जो कि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में गए थे, जो कि अपने जैन धर्म के हेड थे और दिगंबर परंपरा से था, मतलब इनका संबंध दिगंबर परंपरा से था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। अगर एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म में मतलब इसको क्षत्रिय कहा गया और मुद्रा राक्षस पुराण में इसको शूद्र कहा गया। जस्टिस स्ट्रेपो जो कि यूनानी राजदूत थे, तो इन्होंने सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस जैसे प्लूटार्क ने नाम दिया था, वो किसके लिए दिया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। सेल्यूकस के युद्ध 305 बीसी में हुआ। तो उसके बाद जो संधि हुई, संधि में जो शर्तें हुई, एक जो दरबार लेके गए थे, दरबारी जो दार्शनिक लेके गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको दिए थे दान में। हेलेना के साथ जो उनकी बेटी थी सेल्यूकस की, उससे इन्होंने विवाह किया था। और इसके अलावा इन्होंने जो अपने जो सेल्यूकस ने इनको 4 जो राजा थे, जिसमें कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। उसके अलावा जस्टिन प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख सेना के साथ इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था।
जस्टिन ने यह भी बताया कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन, जो कि इतिहासकार इसमें नहीं मानते हैं। 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में सलंखन और संथरा प्रदीति द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में जैसे भद्रबाहु के साथ वो गए थे, और भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के परंपरा के जो शाखा के हेड थे, इसके अलावा दिगंबर परंपरा के संस्थापक जो भी कह लीजिए आप थे। ठीक है, तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। अब हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का समय काल है 298 बीसी से 273 बीसी। बिंदुसार को अमित्र घात, मतलब कि अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है, इनको अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है, जिसको शत्रु विनाशक कहते हैं, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में आगे हम बात करते हैं, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, पहले सुसीम तथा बाद में अशोक को भेजा गया। इसका क्या है स्टूडेंट्स, तक्षशिला में ना 2 बार विद्रोह हुए थे। पहले जो कि बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को भेजा था, सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, फिर उन्होंने अशोक को भेजा, अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो इसलिए उस समय पता चला कि अशोक कितने मतलब कि ज्यादा कुशल हैं, कितने ज्यादा मतलब कि उनकी जो राज मतलब कहते हैं उनकी जो राजनीति विद्या कह लीजिए, या उनको कितने वो अब कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र में कितने निपुण होंगे, कितने मतलब उस समय वो स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। तो पता चला कि वो कितने ज्यादा मतलब कि बहादुर राजा थे। तो अशोक के बारे में उस समय पता चला जब उन्होंने तक्षशिला का विद्रोह जो विद्रोह हुआ था उनको दबा दिया था। आगे हम बात करते हैं इनके सीरिया शासक, जैसे कि विदेशी राजाओं के साथ भी जैसे इनके जो कि संबंध थे अपने बिंदुसार के, तो उन्होंने सीरिया शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने, जब सीरिया शासक से जो इन्होंने मतलब कि भेंट जो मांगी थी जो उनके, तो वो थे एंटियोकस ने बिंदुसार ने एंटियोकस से बिंदुसार ने किन किन चीजों की मांग की थी, तो वो थे सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक मांगा। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की जो अपने सीरिया जो शासक थे उन्होंने इनको सूखे अंजीर और अंगूरी शराब तो भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। तो वो दार्शनिक वो कहते थे कि हम दार्शनिक जो भेजना वो इसमें अपना अपमान समझते थे। वो कहते हैं ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हम दार्शनिक नहीं भेज सकते हैं। तो इन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था, सूखे अंजीर और अंगूरी शराब जरूर भेज दिए थे। तो आगे जैसे कि उन्होंने कहा कि मिस्र के राजा हैं जो कि टालमी द्वितीय और फिलाडेल्फस, दोनों ही नाम है, कई बार टालमी द्वितीय कईयों में लिखा होता है, कईयों में फिलाडेल्फस। तो मिस्र के राजा टालमी द्वितीय के लिए फिलाडेल्फस ने डायग्नोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कि मेगास्थनीज आए थे, वैसे ही डायग्नोसिस राजदूत जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो ये आपने याद रख लेना है, बिंदुसार से संबंधित जो भी एक महत्वपूर्ण जो भी बातें बनती है, तो इसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिंदुसार का जो समय काल है 298 बीसी से 273 बीसी। अमित्र घात जो कि शत्रु विनाशक जिसको कहते हैं, उसका एक नाम था। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, पहले सुसीम को भेजा गया, फिर अशोक को। सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, अशोक ने इस विद्रोह को दबा के अपना परिचय दे दिया था वो कितने शक्तिशाली हैं। सीरिया शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक मांगा था। उन्होंने सूखे अंजीर और अंगूरी शराब की तो जो उनकी मांग थी वो पूरी कर दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि इसमें उसको अपना अपमान समझते थे या अपने जो उनकी प्रथा थी उसके विरुद्ध समझते थे, तो इन्होंने इसलिए दार्शनिक नहीं भेजा था। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय कह लीजिए या फिलाडेल्फस, दोनों में से कोई भी नाम आ जाता है, ने डायग्नोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये तो थे बिंदुसार से संबंधित। अब हम आगे बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हम जो पहले सबसे पहले इनका जो समय काल देख लीजिए वो है 273 बीसी से 232 बीसी। तो ये इनका समय काल है, लेकिन इन जो राजा जो बने थे वो बने थे 269 बीसी में। अब जो ये 4 साल का अंतर है ये क्यों आया स्टूडेंट्स? ये क्या था कि ये माना जाता है कि जो इन्होंने जब ये मतलब बिंदुसार के बाद जब एक राजा बनने का दौर शुरू हुआ तो इनके जो पता ही आपको 99 भाई बहन थे,
सॉरी 99 भाई थे, बहन जो 99 भाई थे, मतलब इनके साथ इनका युद्ध हुआ। और इसमें ये पता चलता है कि इसने अपने जो 99 भाइयों का वध करके उसके बाद ये राजा बने थे। लेकिन अधिकांश जो कि कह लीजिए कुछ इतिहासकार मतलब इससे मतभेद रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसे ही बोला गया है कि इन्होंने 99 भाइयों को मार के ये राजा बने थे। तो ये इसका जो समय काल का जो एक बीच में डिफरेंस रहा है, इसके बारे में यही एक वजह बताई गई है कि जो इतना जो इनका समय के बीच में इनका डिफरेंस बने कि 269 बीसी में क्यों ये राजा बने थे। तो ये पहले राजा बनने से पहले ये अवंती के राज्यपाल थे, पहले ये अवंती के राज्यपाल थे। अशोक का नाम, अशोक के नाम के संबंध में जो ये बताया गया कि अशोक का नाम मास्की और गुर्जा अभिलेख से पता चलता है। मास्की और गुर्जा अभिलेख से अशोक के नाम के बारे में जो कि है पता चलता है। इसके अलावा जो अशोक का जो नाम था अपना, बोला गया कि इनका देवप्रिय नाम जो कि इन्होंने अपना रखा था उस अशोक के नाम से। इसके अलावा अशोक वर्धन जो कि नाम भी इनके लिए लिया गया, अशोक वर्धन। तो इससे से अशोक जो मास्की और गुर्जर अभिलेख से अशोक का नाम के बारे में पता चलता है। तो आपने ये याद रखना है, मास्की और गुर्जर अभिलेख से जो अशोक नाम पता चलता है वो मास्की और गुर्जर अभिलेख से पता चलता है। इसके अलावा अशोक वर्धन नाम दिया गया और देवप्रिय नाम भी इनके लिए अशोक के लिए लिया गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 261 बीसी में, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जिसके बाद उसने धम्म का मार्ग अपना लिया। क्या हुआ स्टूडेंट्स की इन्होंने ना उसके 9 वर्ष जो कह लीजिए इनका जो समय था 261 बीसी में, जो कि कलिंग का जो युद्ध के दौरान ना इन्होंने धम्म की नीति क्यों अपना ली थी। जब इन्होंने कलिंग का युद्ध जब जीता ना कलिंग को, तो उसके बाद इन्होंने जब युद्ध के बाद जब देखा ना लोगों को करलाते हुए, चीखते हुए भी इन्होंने जब वो दशा देखी ना, तो उससे से इनका मन मतलब कि ना विचलित हो गया। तो इन्होंने उस समय ये सोच लिया कि अब मैं युद्ध नीति पूरी तरह से त्याग दूंगा और मैं एक धम्म की नीति अपना लूंगा, मतलब इन मार काट की दुनिया से मतलब कि ना मैं पर अब ये छोड़ दूंगा और धर्म की दुनिया में अब मैं लग जाऊंगा। तो इन्होंने उस समय में कलिंग युद्ध के पश्चात जो एक युद्ध की नीति का इन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया था और धर्म का मार्ग अपना लिया था। इसमें उपगुप्त से दीक्षा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, तो उन्होंने उपगुप्त से जो मतलब कि एक धर्म की जो इन्होंने शिक्षा ली थी, मतलब कि बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की जो एक शिक्षा ली थी वो उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी और अपने धर्म का मार्ग अपना लिया था। तो इसके बारे में जो भी एक धर्म का मार्ग इन्होंने अपनाया, इनके 13वें शिलालेख आप ये याद रख सकते हैं। 13वें शिलालेख से जो इनके धम्म के मार्ग के बारे में मतलब कि वहां पे बताया गया भी कब इन्होंने मतलब कि धम्म का मार्ग अपना लिया था। तो इसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था धम्म के मार्ग के लिए, मतलब कि धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने कई धर्मा मंत्रों को नियुक्त किया, खुद मतलब कि काफी यात्राएं की, देशों में घूम घूम कर अपने पुत्रों, अपनी बेटी जो कि आपकी इनकी बेटी संघमित्रा मतलब कि बेटी पुत्र को मतलब कि इन्होंने भेज के काफी मतलब कि इन्होंने प्रचार किया था धर्म की नीति का, युद्ध नीति का परित्याग करना, मांसाहार का भाई मतलब कि प्रयोग ना करना। तो इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए काफी प्रयास किए थे। मतलब इन्होंने जो कि बौद्ध धर्म के लिए जो कि होती थी ना, मतलब कि हम क्या लीजिए कि लगवाई जाती हैं संस्थाएं जो बनाई जाती हैं, मतलब कि पाठ के लिए, जो क्या लीजिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, तो इन्होंने काफी कुछ इसमें प्रयास किया था। तो अशोक ने जो किया था, इसके बाद जो अशोक के बाद जो आए थे, मतलब कि इसमें कई राजा आए थे, लेकिन जो अंत में जो एक राजा आते हैं वो जो कि अंत में जो इनकी बात की जो होते हैं वृद्धरथ, जिनका समय काल 185 बीसी था। इसके बारे में क्या गया कि अंतिम मौर्य शासक थे जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि इनका सेनापति था। तो इसके बीच जो राजा आते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस इसका अंतिम जो राजा था जो वृद्धरथ था उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि इनका सेनापति था, जो अंतिम मौर्य शासक थे। ठीक है, इसके बाद जो शुंग वंश शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि हम इनके प्रशासन के बारे में और इनके जो इन्होंने कार्य किए, जो धर्म के कार्य किए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो थे जो इनके हमने एक वीडियो में बताया मौर्य वंश के जो राजाओं के बारे में। तो इसके बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ा है, तो इसको आप स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।